बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 7 साइंस, इसके चैप्टर नंबर 9 वेव्स एंड एनर्जी हम सीख रहे थे। आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चंस जो दिया हुआ है इसको कंप्लीट सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। पार्ट 1 है गिव एट लीस्ट 2 डिफरेंस। तो आपने 2 डिफरेंस आपने लिखना है बिटवीन मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। इन दोनों के तो हमने सीखा था मीडियम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। समझ गए? तो ये जो मैकेनिकल वेव्स है ये सिर्फ मीडियम के थ्रू ही गुजर सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मीडियम के साथ साथ वैक्यूम के जरिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह वेव्स गुजर सकते हैं या ट्रांसफर हो सकते हैं या ट्रेवल कर सकते हैं, है ना। और इसी के साथ साथ इसका जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के बराबर होते हैं। और इसमें अगर आप चाहो तो ये जो है वो वैक्यूम के थ्रू नहीं गुजर सकते। ये 4 चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे तो डिफरेंसेस करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं मैकेनिकल वेव्स इट कैन ओनली ट्रेवल थ्रू ए मीडियम, ये सिर्फ मीडियम के थ्रू गुजर सकते हैं। दे कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम, ये वैक्यूम के थ्रू वो पास नहीं होंगे, एक जगह से दूसरी जगह नहीं गुजरेंगे। ठीक, इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आप लिख सकते हैं इट कैन पास थ्रू वैक्यूम एज वेल एज मीडियम, तो ये मीडियम और वैक्यूम दोनों के थ्रू गुजर सकते हैं। ऑल दीज वेव्स ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो वैक्यूम में जो है ना इसकी जो स्पीड है वो क्या है, लाइट की जो रफ्तार है उसके बराबर ही वो उसकी स्पीड होती है या ट्रेवल करती है। समझ गए? इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो हम जानते ही हैं कि अगर आप नेचर के हिसाब से देखेंगे तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब आपने इसके डिफरेंस को लिखना है कि क्या फर्क है। गिव एट लीस्ट 1 सिमिलर एंड 1 डिफरेंस, एक सिमिलर और डिफरेंस को आप लिखेंगे। तो आप जानते ही है कि ये दोनों क्या है, वेव्स है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं। और ट्रांसवर्स में क्या होते हैं, ये जो मीडियम जो यूज कर रहे हैं वो यहाँ से परपेंडिकुलरली ऊपर नीचे जाके फिर एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे, है ना। और ये लॉन्गिट्यूडनल जो वेव्स है वो क्या करते हैं, ये जो पार्टिकल्स है इसको प्रेशर देके या पुश करके वो एनर्जी को आगे ट्रांसफर कर देती है। और साथ साथ सिमिलरिटीज भी कहा है, तो इसमें सिमिलरिटीज में आप लिख सकते हैं ये दोनों मैकेनिकल वेव्स हैं और यकीनन ये एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। ठीक, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे जो डिफरेंस है वो यकीनन आप इसके डेफिनेशन को आप लिख सकते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स दीज आर सच वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव्स ट्रेवल। तो जहाँ से वेव्स ट्रेवल कर रहे हैं, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही हो, उसके अगर आप जो पार्टिकल्स है जो मीडियम है उसको अगर आप देखेंगे तो वो परपेंडिकुलरली वो ऊपर नीचे जाके ना फिर वेव्स को आगे ट्रांसफर कर रहे होंगे। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में क्या होते हैं, ये दीज आर सच वेव्स इन विच वेव्स मूव्स इन सेम डायरेक्शन ऑफ द वेव्स, तो ये सेम डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर रहे होंगे। समझ गए? तो ये आपने डिटेल में सीखा था, इसी को लिखेंगे। इसके सिमिलरिटीज में आप लिख सकते हैं बोथ वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स, तो हमने मैकेनिकल में सीखा कि ये दोनों क्या है, मैकेनिकल वेव्स ही है। बोथ ट्रांसपोर्ट एनर्जी, तो ये एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर, मैटर को वो ट्रांसफर नहीं करते, यही है ना। तो आपने इसी को आंसर में लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, सवाल है व्हाई डू वी नॉट हेयर साउंड कास्ड बाय एक्सप्लोजन ऑन द सन। तो हमने सीखा था कि सन के जो सरफेस है वहाँ पे 3 चीज़ें प्रोड्यूस हो रहे हैं, हीट, लाइट और क्या था, यही चीज़ तो था साउंड, जो कि वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ये हमारे पास अर्थ के ऊपर अगर आप देखेंगे तो हीट और लाइट तो आ रही है लेकिन साउंड हम तक नहीं पहुँच रही है। उसकी क्या वजह है, हमें क्यों नहीं सुनाई देती है, ये आपने बतानी है। तो हमने डिटेल में सीखा था इंट्रो में कि इन दोनों के बीच, सन और अर्थ के बीच में वैक्यूम होते हैं जिसके थ्रू साउंड ट्रेवल नहीं करते। इसी वजह से हमें यहाँ पे आवाज़, साउंड जहाँ पे एक्सप्लोजन हो रहे हैं वहाँ उसकी जो आवाज़ है वो यहाँ तक नहीं पहुँच रही, इसीलिए हमें यहाँ पे आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। ठीक, तो इसी को आपने आंसर में लिखना है।
है? तो इसके आंसर में आप लिखेंगे साउंड इज अ मैकेनिकल वेव्स। ये मैकेनिकल वेव्स है जो कि वैक्यूम के थ्रू ट्रांसफर नहीं करते। डेथ रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल, उसके लिए मीडियम चाहिए होंगे, है ना। बट देयर इज वैक्यूम बिटवीन सन एंड अर्थ, लेकिन अर्थ और सन के बीच में वैक्यूम होते हैं। वैक्यूम का मतलब जहाँ पे हवा ना हो, अगर आप कहीं से भी हवा को निकाल देंगे तो उसको कहा जाता है वैक्यूम। तो आपने वैक्यूम क्लीनर तो सुना ही होगा, वो क्या करते हैं, खींचते हैं चीज़ों को। तो देयर फार साउंड इज नॉट हेयर ऑन अर्थ, तो इसीलिए अर्थ के ऊपर आपको साउंड जो है ना सुनाई नहीं देते। तो एक्सप्लोजन ऑन द सन, जो कि सन के ऊपर एक्सप्लोजन हो रहे हो, ठीक। इसके बाद अगला है फॉर डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स क्रस्ट, ट्रफ, रिफ्रैक्शन एंड कंप्रेशन। तो ये क्रस्ट और ट्रफ कहाँ पे होते हैं, ये हम जानते ही है कि जो ट्रांसवर्स अगर वेव्स गुजर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, कुछ इस तरह से बन रहे हो, तो उसके लिए क्या होते हैं, ये जो है हाइट, मैक्सिमम हाइट पे जो हो वेव्स ऊपर, उसे कहा जाता है क्रस्ट। और यहाँ पे नीचे जो मैक्सिमम हाइट पे हो, जैसे कि ये होते हैं मेन पोजीशन है ना, इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक होते हैं यकीनन मैक्सिमम हाइट, तो इसे कहा जाता है ट्रफ। और इसके बाद रिफ्रैक्शन में अगर आप देखेंगे तो जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो आगे पुश करते हैं। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो कुछ पार्टिकल्स ये बहुत ही क्लोज होते हैं इस तरह से, ठीक, और कुछ पार्टिकल्स जो है ना वो क्या होते हैं, दूर होते हैं इस तरह से, समझ गए। तो ये जो इलाका है, ये जो स्पेस है, इसे कहा जाएगा रेयरफेक्शन। क्योंकि आप जानते ही है कंप्रेशन तो यकीनन कंप्रेस जो कि नज़र आ रहे हैं आपको एक दूसरे से बिल्कुल करीब है, तो इसे कंप्रेस आप याद रख सकते हैं। रेयरफेक्शन जो दूर हो उसे रेयरफेक्शन कहा जाता है, ठीक। तो इसी को आंसर में लिखेंगे, तो इसमें क्या लिखेंगे, तो आंसर में आप लिखेंगे क्रेस्ट, इट इज द पोजिशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव अबव द मीन पोजीशन, ठीक। तो ट्रांसफर वेव्स के जो अबव है उसे कहा जाता है ट्रफ। इट इज द पोजीशन, ये वो पोजीशन होते हैं ऑफ ट्रांसवर्स के वेव्स बिलो द मेन पोजीशन के बिलो वाले जो मैक्सिमम हाइट पे होंगे उसे कहा जाता है ट्रफ। और इसके बाद है रेयरफेक्शन, तो द पोर्शन ऑफ लॉन्गिट्यूशनल वेव्स, जो कि लॉन्गिट्यूशनल वेव्स कहा जाता है इसको, जो कि क्या करते हैं आगे इस तरह से पार्टिकल को पुश कर देते हैं, है ना, और प्रेशर देते हैं तो आगे ट्रांसफर होते हैं एनर्जी। तो द पोर्शन ऑफ लॉन्गिट्यूड इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर स्पीड आउट इज कॉल्ड रेयरफेक्शन, ठीक। तो ये होंगे रेयरफेक्शन। कंप्रेस में यकीनन द पोर्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोज होंगे, तो आप ये याद रख सकते हैं क्लोज होंगे, और इसमें क्लोज नहीं होंगे, समझ गए। टू ईच अदर इज कॉल्ड कंप्रेशन, समझ गए। तो ये हो गया आपके पास आंसर। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ 100 वेव्स आर साइकिल्स ऑफ वाटर आर पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन द रिवर। तो रिवर में अगर इस तरह से ना इस तरह से पास हो रही हो 100 साइकिल, तो हम जानते ही है कि यहाँ से ये इस तरह से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एक साइकिल होंगे, है ना। और इसी तरह के 100 अगर हो कितने सेकेंड में, 20 सेकेंड में, समझ गए। तो 20 सेकेंड के अरसे में इस तरह के 100 वेव्स इस तरह से बन रहे हो या ट्रांसफर हो रहे हो या यहाँ से पास हो रहे हो। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। अब आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है और टाइम पीरियड निकालनी है, समझ गए। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम जानते ही है कि नंबर्स डिवाइडेड बाय टाइम कर देते हैं ना। नंबर ऑफ वेव्स उन्होंने खुद कहा है 100 और टाइम उन्होंने खुद दिया हुआ है 20 सेकेंड, तो सेकेंड में ही आंसर आएंगे, है ना। तो 20×500 इसका मतलब क्या हुआ, 5 हर्ट्ज आएंगे यूनिट, समझ गए। तो ये आपने याद रखना है, ठीक। 5 आंसर आएंगे। इसके बाद टीपी के लिए आप जानते ही है कि टाइम को ऊपर और नीचे आप लिखेंगे एन, तो आपको टाइम पीरियड मिल जाएंगे। तो टाइम ऊपर लिखेंगे, नीचे आएंगे 100, तो 20 और यहाँ पे 20×5 तो 5 0.2, समझ गए। तो ये हो गया आपके पास 0.2 टाइम पीरियड होंगे उसका, समझ गए। इसके बाद अगला है 6, इसको अच्छी तरह से कॉपी कीजिएगा, आप खुद कर सकते हो। वेव्स आर प्रोड्यूस इन स्ट्रेच स्ट्रिंग कंटिन्यूअसली, तो यकीनी बात है वो जो स्ट्रेच स्ट्रिंग है वहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ए क्रेस्ट पास थ्रू ए पॉइंट एंड इट इन 1.5 सेकेंड, तो जो क्रेस्ट है ना वो 1.5 सेकेंड के बाद वहाँ पे गुजर रहे हैं, समझ गए। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स, तो वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होंगे,
तो इसके लिए हम जानते ही है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम यकीनन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो उसके लिए इन्वर्स यानी 1/t आप लिख सकते हैं, है ना। यानी t मल्टीप्लाई बाई एफ इक्वल टू 1 हमने सीखा था डिटेल में। तो यहाँ पे 1 तो आएंगे ऊपर, नीचे t उन्होंने दिया हुआ है 1.5, तो 1.5 करेंगे तो ये आप सॉल्व करेंगे आंसर मिल जाएंगे। तो 1 आवर 15 आवर 10 कर देंगे, इसको 10 ऊपर ले जाएंगे तो 10 आवर 15 होंगे, या 1 आवर 1 मल्टीप्लाई बाई 10 आवर 15 भी आप कर सकते हैं। तो ये आएंगे 2 और 10 तो 15, 5 to the 10 और 5 3, तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 30 6 18 6 18, तो 6 आते जाएंगे तो आप 2 ही डिजिट लिखिएगा, इतना ही काफ़ी होंगे। तो HZ आपके पास आंसर आएंगे 0.66, समझ गए। तो ये 2 चीज़ें आप कॉपी कीजिएगा। इसके बाद अगला है 7, हाउ कैन ए बॉडी प्रोड्यूस साउंड। तो जो बॉडी है, कोई भी अगर आपके पास ऑब्जेक्ट हो तो वो किस तरह से साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो आपने एक्सप्लेन भी कर देनी है। तो हम जानते ही है कि जब भी 2 चीज़ें अगर टकराएंगे तो वाइब्रेट होंगे, या वाइब्रेट होंगे तो जो पार्टिकल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेंगे। किस तरह से, ये हमने अच्छी तरह से सीखा वो उसके थ्रू। तो ये आपने अच्छी तरह से इसको लिखना है, ठीक। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट। तो साउंड उस वक्त प्रोड्यूस होते हैं जब कोई भी चीज़ वाइब्रेट करते हैं या एक दूसरे के साथ टकराएंगे या क्रिएट ए प्रेशर वेव्स। तो हमने सीखा कि किस तरह से प्रेशर डालते हैं एक दूसरे पार्टिकल्स को, तब जाके वो साउंड प्रोड्यूस होंगे या एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेंगे। दिस प्रेशर वेव कॉज पार्टिकल्स इन द सराउंडिंग मीडियम, जो कि एयर है, वाटर है या सॉलिड है, वहाँ मौजूद जो पार्टिकल्स है उनको वो क्या करते हैं, प्रेशर करते हैं, फिर वो आगे साउंड ट्रेवल करते हैं। टू हैव वाइब्रेशनल मोशन एज द पार्टिकल्स वाइब्रेट द मूव नियर बाय पार्टिकल्स ट्रांसमिटिंग द साउंड फर्दर थ्रू द मीडियम। तो वो इस मीडियम के जरिए, जो कि हमने सीखा कि कौन सा मीडियम आप यूज कर सकते हैं, तो उसके जरिए जो वहाँ पे करीब होना उसके थ्रू वो आगे मस्जिद आगे इस तरह से ट्रेवल करेंगे। तो इस तरह से जो है ना हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होंगे, साउंड हम तक पहुँचेंगे, ठीक। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 8, सवाल है 8, व्हाट इज पिच ऑफ साउंड। तो पिच ऑफ साउंड क्या है, व्हाट इज इट रिलेटेड विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड। तो इसको आप फ्रिक्वेंसी से किस तरह से रिलेट करेंगे, ठीक। तो फ्रिक्वेंसी हम जानते ही है कि जो फ्रिक्वेंसी अगर इस तरह से हो तो उसकी आवाज़ बनिस्बत इसके क्या होंगे, हाई पिच होंगे, लाउड होंगे, है ना। तो यही रिलेट है। तो इसको आपने एक्सप्लेन करके बतानी है कि अगर ये ज़्यादा हो, इसका जल्दी से इस तरह से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हो तो उसका पिच हाई होंगे, और अगर फ्रिक्वेंसी कम हो तो उसका यकीनी बात है कम ही पिच उसकी कम होंगे। तो इसको आपने लिखना है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे द पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द साउंड वेव्स। तो साउंड वेव्स की जो फ्रिक्वेंसी है उससे आप डिटरमाइन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि पिच क्या कितनी है उसकी। इसके बाद है आपके पास वेव्स डेट प्रोड्यूस देम, जो कि वो प्रोड्यूस करे हैं हाई फ्रिक्वेंसी। फर्ज करें अगर वो 880 हॉर्स हो उसका फ्रिक्वेंसी, तो यकीनी बात है ये हाई पिच होंगे, इस सीन एज द हाई पिच। वाइल ए लो फ्रिक्वेंसी, अगर इससे रिलेट करेंगे 55 हॉर्स लेंगे, 55 जो फ्रिक्वेंसी है वो बन रहे हो एक सेकेंड में कह लीजिएगा आप, तो इज रिगार्डेड एज ए लो पिच। तो इससे हम लो पिच ही तस्वुर करेंगे, लो पिच ही कहेंगे, है ना। लो फ्रिक्वेंसी साउंड इंक्लूड ए बास ड्रम। तो लो फ्रिक्वेंसी साउंड जिसमें बास ड्रम की जो साउंड है, थंडर है एंड मेंस डीप वॉइस है, ये सारी चीज़ें आ सकते हैं, ठीक। तो इसको आपने आंसर में लिखना है। इसके बाद है व्हाट इज लाउडनेस ऑफ साउंड। तो लाउडनेस ऑफ साउंड क्या है, नेम द फैक्टर्स ऑन विच लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड। तो लाउडनेस ऑफ साउंड जिस पर इन्हिसार करते हैं उसके आपने फैक्टर्स बतानी है। तो यकीनन आप जानते ही है कि लाउडनेस जिसे आप पसंद ना करें उसे ही कहा जाता है ना। तो उसका जो फैक्टर्स है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक। तो 4-5 फैक्टर्स हमने सीखा था। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे लाउडनेस ऑफ साउंड, द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड विच हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश
डिस्टिंग्विश बिटवीन ए सॉफ्ट साउंड एंड लाउडर साउंड। तो अगर आपने सॉफ्ट और लाउडर साउंड को अगर आपने उस दोनों के फ़र्क को अगर आपने देखनी हो ना, तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी ऑफ साउंड है उसी को क्या कहा जाता है, लाउडनेस ऑफ साउंड कहा जाता है। तो ये आप प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको डिफाइन कर सकते हैं, या अपने हिसाब से जो लाउडनेस यानी जो आपके लिए खुशगवार ना हो उसको भी लाउडनेस कहा जाता है ना, जो कि हम पिछले क्लासेस में सीख कर आए हैं। तो वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हम वेव्स के थ्रू आपने बतानी है तो प्रॉपर्टी ऑफ साउंड करके लिख सकते हैं। ठीक, फैक्टर्स इफेक्टिव, तो कौन कौन से फैक्टर्स है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स, तो उसका एम्पलीट्यूड जो कि यहाँ बेस से मीन पोजीशन से यहाँ तक होते हैं ना, तो ये भी इसके ऊपर फैक्टर्स है कि अगर ये ज़्यादा हो तो क्या होंगे, ये कम हो तो क्या होंगे, अगर ज़्यादा हो तो हाई होंगे, अगर कम हो तो लो होंगे। इसके साथ साथ सरफेस एरिया ऑफ साउंड सोर्स, तो हमने ड्रम जो कि सीखा था डोल के ज़रिए, अगर डोल का सरफेस अगर ज़्यादा हो तो लाउडनेस ज़्यादा होंगे, अगर सरफेस कम हो तो उसका लाउडनेस कम होंगे। और इसके साथ साथ डिस्टेंस फ्रॉम साउंड सोर्स, तो डिस्टेंस जहाँ से आवाज़ आ रही है वो और जहाँ आप सुन रहे हैं आप और उसके दरमियान अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो तो कम सुनाई देंगे और डिस्टेंस कम हो तो ज़्यादा सुनाई देंगे। सेंसिटिविटी ऑफ एयर्स, अगर एयर्स जो 50 ईयर्स से अबव जो पर्सन है उसको कम सुनाई देते हैं, तो ये भी ये क्या है, इसका फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक, तो इनको आपने आंसर में लिखना है। इसके बाद अगला है 10 सवाल है आपके पास, ए मोबाइल फ़ोन इज़ वाइब्रेटिंग इन योर हैंड, एक मोबाइल फ़ोन है जो कि वाइब्रेट कर रहे हैं, आपके हाथ में है वो। ठीक, एंड अनदर मोबाइल इज़ वाइब्रेटिंग ऑन द टेबल, और एक और मोबाइल है जो कि टेबल के ऊपर है। ठीक, जैसे कि आपने यहाँ पे एक मोबाइल रखा हुआ है जो आपके हाथ में, और यहाँ पे एक मोबाइल है जो कि यहाँ पे रखा हुआ है टेबल के ऊपर। इसके बाद उन्होंने कहा है विच विल बी प्रोड्यूस लाउडर साउंड, तो किस में लाउडर साउंड प्रोड्यूस होंगे, किस में की जो आवाज़ है वो तेज़ होंगे। तो यकीनी बात है ये आपके करीब है इसलिए आपको इसकी वाइब्रेशन ज़्यादा सुनाई देंगे, और ये आपके पास नहीं है ना, ये दूर है, इसलिए इसकी जो वाइब्रेशन है उसकी जो लाउडनेस है वो यकीनन कम ही होंगे। तो इसी को आप आंसर में लिख सकते हैं। अगर दोनों का डिस्टेंस आपके एयर के करीब होना तो उसके लिए यकीनन ये ज़्यादा मौजून लग रहे हैं। तो अगर ये करीब हो तो इसका मतलब क्या होंगे, ये ज़्यादा होंगे, अगर दूर हो तो यकीनी बात है ये कम सुनाई देंगे। अगर दोनों आपके एयर के करीब हो या डिस्टेंस बराबर हो तो हो सकता है ये भी हो सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए हम आंसर में लिखेंगे ए मोबाइल फ़ोन विल बी प्रोड्यूस लाउडर साउंड विच इज़ इन माई हैंड, जो कि मेरे हाथ में हो उसका जो वाइब्रेशन है वो प्रोड्यूस करेंगे ज़्यादा, बिकॉज इट इज़ क्लोजर देन डेट ऑफ वाइब्रेशन ऑन द टेबल, क्योंकि टेबल के जो ऊपर जो मोबाइल है उससे ये ज़्यादा करीब है। ठीक, तो इसी को आपने आंसर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ कैन यू हेयर इको, तो इको को आप किस तरह से सुन सकते हैं। तो ये हमने डिटेल में बात की थी कि इको क्या है, ये किस तरह से आपको सुनाई देते हैं, इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए। ठीक, तो और इसका जो टाइम है वो कितना होना चाहिए, तो इसी को आपने आंसर में लिखना है। ठीक, तो इको इज रिपीटिशन ऑफ साउंड, तो ये रिपीट होते हैं, आवाज़ को 2 बार रिपीट कर देते हैं, है ना। अगर आप एक साथ जैसे कि अगर आप एक बहुत बड़े हाल में मौजूद हो तो यकीनन आपका जो आवाज़ है वो अगर 17 मीटर दूर हो तो वो रिफ्लेक्ट करके दीवार के साथ टकराने के बाद वापस आपके कानों तक पहुंचते हैं, तो आपको 2 आवाज़ सुनाई देते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपने याद रखना है। तो रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम द हार्ड सरफेस, अगर हो तो उसका रिफ्लेक्ट होते हैं फिर आपको सुनाई देते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्पीकर एंड द रिफ्लेक्टिव, तो आप और उनके जो दीवार के दरमियान मिनिमम डिस्टेंस जो है ना वो कितना होना चाहिए, शुड बी एटलीस्ट 17 मीटर होना चाहिए। समझ गए। तो ये एम वाला जो आपने याद रखना है, अगर एमसीक्यूज में सी एम हो या एम हो तो आपने मीटर वाले को चूज कर देना है। ठीक, देन द टाइम गैप बिटवीन द रिफ्लेक्टेड साउंड एंड द ओरिजिनल साउंड, द रिफ्लेक्टेड साउंड एंड द ओरिजिनल साउंड विल बी इक्वल टू 0.1 सेकेंड। तो रिफ्लेक्टेड साउंड और ओरिजिनल जो साउंड है वो 0.1 सेकेंड होंगे। एज अ रिजल्ट वी विल एबल टू हेयर एन इको, इसके बाद हमें इको सुनाई देंगे। ठीक, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, इन अ ग्राउंड बेसमेंट हिट 4 इन अ टेस्ट,
मैच, तो एक टेस्ट मैच खेल रहे हैं एक ग्राउंड में, एक क्रिकेट ग्राउंड में शायद ये था। तो क्रिकेट ग्राउंड बैट्समैन हिट्स 4 इन अ टेस्ट मैच। टेस्ट मैच में एक वो खेलते हैं 4 वो स्कोर कर देते हैं, यानी बाउंड्री के पार कर देते हैं बॉल को। यू नोटिस दैट हिटिंग साउंड ऑफ द बैट इज heard slightly after you see the bat actually hitting the ball. Why it is so? तो यकीनन आपने देखा ही होगा कि जब बैट के साथ बॉल टकराते हैं तो इसके बाद जो आवाज़ है वो हमें बाद में सुनाई देती है। समझ गए? तो इसकी वजह क्या है? तो ये हमने थंडर में सीखा था कि जो बादल का गरजना, वही चीज़ आपने यहाँ पे लिखना है कि उसका जो डिस्टेंस है सफ़र करने का साउंड के, वो कम होते हैं, इसीलिए क्या होंगे ये आपको बाद में सुनाई देते हैं। ठीक, इसी को आंसर में लिखेंगे। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे वी सी द बैट हिटिंग द बॉल फर्स्ट। तो हम देख रहे हैं कि बॉल पहले हिट हो रहे हैं, एंड देन हेयर द साउंड, और साउंड बाद में सुनाई दे रही, बिकॉज लाइट ट्रेवल फास्टर। तो लाइट जो है ना वो ट्रेवल करते हैं तेज, देन द साउंड, साउंड से, इसीलिए हमें आवाज़ जो है ना वो बाद में सुनाई देते हैं। समझ गए? तो इसी को आपने आंसर में लिखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। अगले वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।